गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं दिनेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सोडियम संस्थान पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 12 की केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है विलयन। विलयन में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे कि मोलरता हो गया था, हमारा मोलरता हो गया था, मोल के बारे में हमने जान लिया था। ठीक है, तो हमारा दूसरा चैप्टर है क्या, विलयन। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर है विलयन, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। हमने मोलरता पढ़ ली थी, मोलरता के बाद हमें क्या पढ़ना है, नॉर्मलता पढ़नी है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलता क्या होती है। तो आप सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे नॉर्मलता। ठीक है, आप लोग हेडिंग लगा लेना नॉर्मलता, नॉर्मैलिटी। ठीक, तो देखिए नॉर्मलता क्या होती है। नॉर्मलता को समझने के लिए आपको मोलरता की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। मोलरता की डेफिनेशन क्या थी कि किसी विलयन के 1 लीटर में, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या, किसके, विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती थी। किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती थी, उसकी मोलरता कहलाती थी। सेम यहाँ पर होगा, बस यहाँ पर मोलों की संख्या की जगह हो जाएगा ग्राम तुल्यांक। ठीक है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, किसी विलयन के 1 लीटर में, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ, 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित पदार्थ के, किसी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी नॉर्मलता कहलाती है। यानी अगर हम फॉर्मूले के रूप में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, क्या लिखेंगे, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, या विलेय के ग्राम तुल्यांक, केवल इतना लिख सकते हैं, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन, बटे में क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। ठीक, आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नॉर्मलता की डेफिनेशन। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये ग्राम तुल्यांक क्या है ना। तो सबसे पहले हमें इनको जानना है कि ग्राम तुल्यांक क्या कहलाते हैं। ठीक है, देखिए आप लिखेंगे ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक। ठीक है, ग्राम तुल्यांक का मतलब होता है कि किसी विलेय के 1 ग्राम में उस पदार्थ के कितने तुल्यांकी, उसका तुल्यांकी भार कितना है। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर ग्राम तुल्यांक बराबर, यहाँ पर हो जाएगा विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार।
बटे तुल्यांकी भार। ठीक, यानी ग्राम तुल्यांक को निकालने के लिए हमारे पास उस विलेय का भार दिया होगा ग्राम में, ठीक है, और उसके तुल्यांकी भार हमें निकालना पड़ेगा। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, तो नॉर्मलता की डेफिनेशन हो जाएगी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में। ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं? विलेय का ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार। अब हमें ये पता करना है कि तुल्यांकी भार क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, ये आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ ही मैं आपको बता दे रहा हूँ तुल्यांकी भार क्या होता है। आप यहाँ लिखेंगे तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार बटे संयोजकता, ठीक, या फिर इसको नॉर्मल एन से लिख देते हैं। अब अम्ल होगा तो उसकी क्षारकता होगी, क्षार होगी तो उसकी अम्लीयता होगी, ठीक है। इसको देखिए तुल्यांकी भार कैसे निकालना सीखते हैं। इस तरीके से हम पूरी नॉर्मलता को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए, इसको एक फॉर्मूले के रूप में अगर आपको लिखना हो इसको तुल्यांक, इसको नॉर्मलता को, तो कैसे लिखेंगे? अणुभार को हम किससे लिखते हैं? इसको स्मॉल एम से लिखते हैं ना, ठीक है, ये स्मॉल एम हो जाएगा। और विलेय का ग्राम में भार ये क्या होता है? स्मॉल डब्ल्यू होता है, ठीक है। तुल्यांकी भार इसको लिखा जाता है ई से, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर तुल्यांकी भार को मैं यहाँ पर अगर रखूंगा, ठीक है, ई की जगह पर, तो हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में एन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये सीधा नॉर्मलता का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसकी जगह ग्राम तुल्यांकों की जगह मैं क्या रखूंगा? विलेय का ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार। तो विलेय का ग्राम में भार यानी कि W, ठीक है, बटे तुल्यांकी भार यानी कि E, ठीक। ऊपर वाला ये मान हो गया विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, भार ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार, ठीक है। इसके बाद नीचे क्या है? विलयन का आयतन लीटर में। अब अगर मैं इसको इस तरीके से, इसी के नीचे है ना, इसी के नीचे विलयन का आयतन रख दूंगा तो ये नॉर्मलता का फॉर्मूला हो जाता है। इस तरीके से नहीं करना है तो जो नीचे वाली चीज होती है विलयन का जो आयतन है, इसको हम मल्टीप्लाई करके और 1000 से डिवाइड करके मिलीलीटर में चेंज कर देते हैं। इस तरीके से देखिए 1000 बटे V। अब ये V किस में रखेंगे? हम ml में ही रखेंगे, ठीक है। जिस तरीके से मोलरता का फॉर्मूला था उसी तरीके से आप देखेंगे ये किसका फॉर्मूला बन गया? नॉर्मलता का फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। n बराबर स्मॉल w इस और E यानी कि तुल्यांकी भार, ठीक है, 1000 बटे V, और V यहाँ पर काय में लगाएंगे? हम ml में लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब 1000 से डिवाइड कर दिया जाता है तो लीटर वाला आयतन मिलीलीटर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हो गया नॉर्मलता के लिए। आप इसको नोट करिए। अभी आपको तुल्यांकी भार निकालना सिखाना है कि तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, उसी न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसकी नॉर्मलता भी निकल आएगी और तुल्यांकी भार निकालना भी हम लोग सीख जाएंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए मैं आपको थोड़ा सा तुल्यांकी भार बता दे रहा हूँ। ये हो गया होगा आपका, ठीक। जैसे कि H2SO4 का तुल्यांकी भार हमें निकालना है, ठीक है। इसका क्या निकालना है? तुल्यांकी भार। तो इसका तुल्यांकी भार हम कैसे निकालेंगे? इसका अणुभार बटे इसकी संयोजकता, ठीक है। इसका अणुभार आपको निकालना मैंने सिखाया हुआ था, याद होगा आपको। जब मोल निकालना सिखाए थे तब मैंने अणुभार निकालना आपको सिखाया था। अणुभार कैसे निकालते तो सभी लोग अणुभार निकालिए जल्दी से। अणुभार कैसे निकालते हैं? इसका अणुभार आएगा 98। मैं आपको बताऊंगा नहीं, बिल्कुल भी मैं आपको अणुभार निकालना नहीं बताऊंगा। मैंने आपको मोलरता वाले वीडियो में आपको बता दिया था कि अणुभार कैसे निकालते हैं। इसका अणुभार हम निकालेंगे तो 98 ही आएगा। आप सभी लोग निकालिए, वीडियो को रुका करके निकालिए, इसके बाद आप मिलाना मेरे से कि 98 आया कि नहीं आया, ठीक है। देखिए कैसे आता है ये 98। हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार? 1 होता है। कितने हाइड्रोजन है? 2 प्लस। सल्फर का कितना होता है? सल्फर का अणु भार, परमाणु भार देखना है। इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है तो परमाणु भार कितना हो जाएगा? इसका 32 हो जाएगा, ठीक है।
एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, इसमें कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। ठीक, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 का गुणा कर दिया, फिर प्लस लगाएंगे, सल्फर का परमाणु भार लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, ऑक्सीजन का परमाणु भार लिखेंगे और 4 ऑक्सीजन है तो 4 का गुणा कर देंगे। देखिए 2 प्लस 32 प्लस 64, 16 चौका 64। ठीक, जोड़िए इसको, 2 4 और 4 8, 6 और 3 9, ये देखिए 98 आ गया। तो इस तरीके से अणुभार निकालते हैं। आपको अणुभार निकालना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना अणुभार के आप कोई भी न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अणुभार निकल आया। नीचे अब रखने हमें इसकी संयोजकता। इसकी संयोजकता क्या होगी? देखिए, अगर अम्ल होगा तो अम्ल की क्षारकता होती है, और क्षार होगा तो उसकी अम्लता होती है। ये H2SO4 क्या है? आप सब जानते हैं H2SO4 एक अम्ल है। ठीक है, H2SO4, ठीक है, ये टूटने पर जितने हाइड्रोजन आयन देगा वही उसकी क्षारकता कहलाती है। ये टूटने पर कितने हाइड्रोजन देगा? देखिए इसके नीचे 2 हाइड्रोजन है तो ये देगा 2H प्लस प्लस SO4 2 कितने हाइड्रोजन निकले? यहाँ से 2 निकले, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर HCl होता तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है कि नहीं है? तो देखिए HCl से कितने हाइड्रोजन निकले? 1 निकला, तो इसकी संयोजकता HCl की संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। संयोजकता ऐसे निकालते हैं। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं NaOH होगा, NaOH, तो ये क्या है? ये तो क्षार है, तो इसकी होती है अम्लता। क्षार की क्या होती है? अम्लता, यानी कि क्षार से जितने OH माइनस निकलेंगे वही उसकी संयोजकता होगी। इसको अगर आप तोड़ के देखेंगे तो ये होगा Na प्लस और OH माइनस। देखिए OH माइनस कितना है? इसमें 1 है ना, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 हो जाएगी। ठीक, संयोजकता निकालना सीख गए। कैसे निकालते हैं संयोजकता? नॉर्मली जो भी हमारे पास अम्ल या क्षार होगा उसको तोड़ने पर अम्ल से जितने हाइड्रोजन निकलेंगे वही उसकी संयोजकता, और क्षार से जितने OH निकलेंगे वह उसकी संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर तुल्यांकी भार इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखिए अब 2 का भाग 98 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 49। ये हमारा इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा। अम्ल का H2SO4 का तुल्यांकी भार आ गया। अब तुल्यांकी भार निकल आया तो हम नॉर्मलता आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं और हम लोग उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, नॉर्मलता वाले को। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन है कि 1 बिलियन में 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घुला है। इस विलयन का घनत्व घुला है इस विलयन का घनत्व 1.10 ग्राम 1.10 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तथा इस विलयन का कुल द्रव्यमान है तथा इस विलयन का कुल द्रव्यमान 550 ग्राम है। कुल द्रव्यमान 550 ग्राम है। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल है। देखिए
इसमें क्या बोल रहा है, 1 बिलियन में 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुरा हुआ है। इस विलयन का घनत्व 1.10 ग्राम प्रति ml है तथा इसका विलयन का कुल द्रव्यमान दे रहा है 550 ग्राम। तो विलयन की नॉर्मलता निकालनी है। ध्यान से देखना, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो कुछ भी सवाल में दिया होता है उसको हम लिख लेते हैं, दिया क्या क्या है हमारे पास में। ठीक है, देखिए ऑक्जेलिक अम्ल का भार दिया हुआ है। आपको यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें जो भी पदार्थ दिया होगा उसका फॉर्मूला दिया रहता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला दिया रहता है। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, COOH COOH, इस तरीके का ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। या फिर आप इसी को COOH का होल ट्वाइस लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, COOH का होल ट्वाइस लिख सकते हैं। ये अपना है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो ऑक्जेलिक अम्ल कितना दिया हुआ है, 12.6 ग्राम दिया हुआ है। इसके बाद देखिए विलयन का घनत्व दिया है, क्या दिया है इसने, विलयन का घनत्व यानी कि D कितना है, 1.10 ग्राम प्रति ml। विलयन का घनत्व दे रहा है और विलयन का द्रव्यमान भी दे रहा है, विलयन का द्रव्यमान दे रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, इसका मास है, कितना है ये, 550 ग्राम। ठीक, अब देखिए नॉर्मलता का जो फॉर्मूला होता है उसको आप पहले लिखेंगे। यहाँ पर नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है, N बराबर W/E मल्टीप्लाई 1000/V, और V किसमें, ml में। ठीक, देखिए इसमें W किसका लगता है, विलेय का लगता है। ठीक है, तो विलेय का W तो दिया हुआ है, ये हमारा विलेय है ना, तो विलेय का ग्राम में भार ये दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन E का मान नहीं दिया हुआ है, E यानी कि तुल्यांकी भार, ये हमें निकालना पड़ेगा। और आयतन भी ml में नहीं दिया, उसने विलयन का घनत्व दिया है और विलयन का द्रव्यमान दिया है। घनत्व और द्रव्यमान से पहले आप क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। आयतन आप निकालेंगे, सवाल में आयतन दिया नहीं है, किसी किसी सवाल में आयतन देता है, इस सवाल में आयतन नहीं दिया हुआ है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले घनत्व और द्रव्यमान से आयतन निकालेंगे और तुल्यांकी भार, ये दो चीजें हमें निकालनी है। इसके बाद हम इस फॉर्मूले में रख करके फिर सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आयतन निकाल लेते हैं, विलयन का आयतन कितना होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है ना। ठीक है, यहाँ मैं आपको आयतन निकाल के बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, तो यहाँ से घनत्व कितना दिया हुआ है, 1.10, यहाँ पर हम लिखेंगे घनत्व की जगह 1.10 बराबर द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 550। ठीक है, और नीचे V हमें निकालना है, ये V रहेगा। ठीक है, आप इसका तिरछा गुणा करेंगे तो V बराबर हो जाएगा 550 बटे 1.10। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये देखिए तिरछा गुणा जब करेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इस तरीके से देखिए ये हो जाएगा 1.10 इंटू V। जब इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर हमें V का मान निकालना है, तो ये 10 क्या हो जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। मैंने डायरेक्ट इसको नीचे कर दिया। ठीक है, ठीक, इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे, 1 दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने, 2 जीरो आएंगे, इस तरीके से ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, नीचे के एक जीरो से एक जीरो आप कैंसिल कर दीजिए और 11 से आप काटेंगे, 11 5 55, लगभग कितना हो जाएगा, 500 ml ये आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखना, 500 ml ही आएगा। ठीक, क्योंकि देखिए 11 5 55, 2 जीरो ये बचे हुए हैं। ठीक है, एक नीचे के एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया था। ठीक, तो आयतन हमारा आ गया 500 ml। ठीक है, V कितना आ गया, V आ गया 500 ml। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, तुल्यांकी भार और निकालना है, E का मान और निकालना है। ठीक है, देखिए यहां से हम E का मान भी निकाल लेंगे। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार किसका, ऑक्जेलिक अम्ल का, तो ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार निकालना है हमें। देखिए COOH, ठीक, ये कितनी बार है, 2 बार है, इसका अणुभार निकालते हैं। ठीक, बिना अणुभार निकाले आप कुछ नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए आपको अणुभार निकालना सीखना पड़ेगा। देखिए कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। ठीक, प्लस लगाएंगे,
एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका 1 लिखेंगे, कितना हो गया 2, तो 4, 1 5, 3 और 1 4। ठीक, ये हो गया 45, किसका, इसका जो अंदर है, और इसके बाहर आप देख रहे हैं यहाँ 2 है। ठीक है, यानी कि 45 × 2 कितना आएगा, 90 आएगा। इसका ऑक्जेलिक अम्ल का जो अणु भार आएगा कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, निकाल के देखना, जैसे मैंने सिखाया उसी तरीके से 90 ही आना चाहिए आपका भी। तो अणु भार की जगह हम कितना लगाएंगे, 90 हो जाएगा। अब इसकी संयोजकता कितनी होगी, ऑक्जेलिक अम्ल की संयोजकता देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल कुछ इस तरीके से है ना, COOH और COOH। अब जब ये टूटेगा तो इसमें 2 हाइड्रोजन निकलेंगे ना, ये बचेगा COO- और ये बचेगा COO- और इस तरीके से 2H+ निकलेंगे। 2 हाइड्रोजन निकले, इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये तुल्यांकी भार कितना आ गया, इसका 45 आ गया, ई का मान आ गया 45। अब देखिए हमारे पास सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, सीधा नॉर्मलता अपनी निकाल सकते हैं।